हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी हिंदी की व्याकरण पुस्तिका में से अध्याय नंबर 19 यानी कि वाक्य विचार करेंगे। हम लोगों ने वर्ण के बारे में जाना, वर्णों से बने शब्दों के बारे में जाना। अब शब्दों के बाद वाक्य को बनाने के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पास, लेकिन शब्दों की सहायता से ही वाक्य बनते हैं। एक बात है वर्णों से शब्द बने और शब्दों से वाक्य, जो हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा इनका हाथ होता है, बड़ा योगदान है इसका वाक्य का। वाक्य अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए सबसे सरल काम करता है, सबसे आसान काम करता है। अपनी बात को बड़े इजी तरीके से समझा सकते हैं वाक्य की सहायता से। अब वाक्य है क्या? पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि मैंने पहले भी बताया था पिछले आपके पार्ट में कि पद क्या होते हैं, जो वाक्य में छोटे छोटे जो आपके शब्द बनते हैं, लेकिन वो शब्द बनने के बाद वो आपस में जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक पद बन जाते हैं, जिसके बिना वाक्य की रचना ही नहीं हो सकती, वाक्य को समझा ही नहीं जा सकता। तो पद के व्यवस्थित जो छोटे छोटे शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिनसे पूरा मतलब निकल के सामने आ जाता है। वाक्य का मतलब निकलना चाहिए, निरर्थक कोई वाक्य नहीं होता है। जिस प्रकार से निरर्थक कोई, जो हम लोग कहते हैं शब्द है, शब्द हमारे सार्थक शब्दों के मेल को कहा जाता है, उसी प्रकार से सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। अगर शब्द जो है वो सार्थक वर्णों के मेल से बनते हैं तो वाक्य जो है वो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और दूसरा है विधेय, प्रेडिकेट, जो बात की गई है जिसके बारे में, उसको विधेय कहा जाता है। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे लड़का मैदान में खेल रहा है। अब लड़का मैदान में खेल रहा, तो यहाँ पर लड़का जो है वो विषय, वो ही आपका उद्देश्य है। लड़के के विषय में बात हो रही है, यहाँ लड़के के विषय में कहा गया है, कुछ कहा गया उसके बारे में, अतः लड़का क्या है? उद्देश्य है। जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा गया है वो क्या है? विधेय है। जैसे लड़का मैदान में खेल रहा है, खेल रहा है मैदान में, तो जो खेल रहा, मैदान में खेल रहा है, वो क्या है? लड़के के बारे में जो बात हुई है वो विधेय है। और भी उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं। कक्षा के छात्र आज खूब शोर मचा रहे हैं। अब बात किनके बारे में की गई है? कक्षा के छात्रों के बारे में। और काम क्या हो रहा है कि आज वो खूब शोर मचा रहे हैं। जिनके बारे में बात है वो उद्देश्य है, और जो काम वो कर रहे हैं वो विधेय है। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। भागता हुआ चोर उद्देश्य, तुरंत पकड़ा गया विधेय। दुष्ट रावण लंका का राजा था। मेघा गीत गा रही है। मेरा मित्र संतोष आज बीमार है। इसमें जिनके बारे में बात की गई है वो उद्देश्य है, और उनके बारे में जो बात कही गई है वो विधेय है। अब इनके आगे उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्यों को आगे बांटा गया, 5 अंगों में बांट दिया गया। पहला है कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तारक। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता। अब जब हम बात करते हैं कर्ता, तो कर्ता से ही पता चल जाता है कि जो वाक्य में जो काम करने वाला है, जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, कोई भी काम किया जाएगा या होगा, उसका जो वाक्य में प्रयोग है वो वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जो काम कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। जैसे राम अपने घर जाता है, इस वाक्य में राम करता है, राम काम कर रहा है, राम अपने घर जा रहा है, तो कर्ता कौन हुआ? राम। अब है कर्ता का विस्तार। अब यदि कर्ता से पूर्व उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो, यानी कर्ता के पहले ही उसकी विशेषता के बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाएं उन्हें कर्ता का विस्तार कहते हैं। जैसे मेरे भाई का मित्र सुरेश अपने घर जाता है। अब यहाँ पर पहला तो है
कि भाई, उसका मित्र सुरेश, भाई का मित्र हो गया। अब ये मित्र पूरे का पूरा उसका विस्तार बताया गया है कि मेरे भाई का मित्र सुरेश अपने घर जा रहा है, पूरे डिटेल से बताया कि कर्ता कौन है, तो इसको कर्ता का विस्तार कहा जाता है। कर्म, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, जो काम हुआ है उसका उस पर फल पड़े, उसका असर हो उस पे, उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने लोकेश को पढ़ाया। अब इस वाक्य में लोकेश जो है वो कर्म है, क्योंकि राम ने किसको पढ़ाया? लोकेश को। राम ने जो काम किया, राम ने पढ़ाया, लेकिन किसको पढ़ाया? लोकेश को। तो कर्म क्या है? लोकेश को पढ़ाना। कर्म क्या किया उसने? उसको पढ़ाया। अब कर्म का विस्तार, यदि कर्म से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्द का प्रयोग हो तो उसे कर्म का विस्तार कहते हैं। अब जो कर्म, जैसे कर्म से पहले उसकी विशेषता वाले, जिस प्रकार से हमने कर्ता से पहले उसकी विशेषता वाले शब्दों के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से कर्म से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसे कर्म का विस्तार कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राम सीता के छोटे भाई महेश को पढ़ाता है। लोकेश कौन? अब यहाँ पर अगर इसके साथ जोड़ के देखें कि राम सीता के छोटे भाई लोकेश, अब उसको भी डिटेल में बताया कि लोकेश कौन है? राम सीता के छोटे भाई। अब इसके साथ अगर जोड़े, महेश को काट के हम लोग इसकी डिटेल में ले लेते हैं कि इसको हम लोग लोकेश बोले। सीता के छोटे भाई महेश को पढ़ाता है, ये है तो दूसरा सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको उसके साथ जोड़ के बता रही हूँ। अब इसको अब थोड़ा अलग से देखते हैं कि राम सीता के छोटे भाई महेश को पढ़ाता है। अब ये लोकेश वाली बात छोड़ देते, तो इसमें भी अगर ये भी तो कह सकते थे कि राम महेश को पढ़ाता है, लेकिन डिटेल में बताया, उसकी पूरा विस्तार किया उसका कर्म का कि सीता के छोटे भाई को बता रहा है, तो ये कर्म का विस्तार हो गया। उसके बाद आती है क्रिया। क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना ही नहीं हो सकती, यानी कि ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसमें क्रिया नहीं है। प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया जरूर है। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण माना जाता है। अगर क्रिया नहीं है तो वाक्य जो है वो अपूर्ण माना जाता है, उसको पूरा नहीं माना जाता। फिर आता है पूरक। कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक रखती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें पूरक की बहुत आवश्यकता होती है, उनके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो पाता, वो वाक्य पूरा ही नहीं हो पाता, तथा वाक्य में कथन को पूरा करने का काम पूरक करता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता थे। अब अगर मैं इसको सिर्फ यही पढ़ूं कि गांधी जी थे, क्या थे, क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता जो है वो पूरक है, वाक्य को पूरा करने वाला है, जो वाक्य को डिटेल में समझाता है, उसकी पूरी जानकारी हमें देता है कि हम लोग गांधी जी राष्ट्रपिता थे, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपिता उनके बारे में पूरक शब्द है। विस्तारक। अब आती है विस्तारक की बात। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अतिरिक्त वाक्य में कुछ अन्य शब्द भी विस्तारक का काम करते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण के अतिरिक्त और भी कुछ है जो विस्तारक का काम करते हैं इसमें। जैसे पिछले 10 दिनों में रवि स्कूल नहीं आ रहा। अब ये बात पिछले 10 दिनों की गई है। अगर ये भी तो हो सकता था कि कुछ दिनों से रवि स्कूल नहीं आ रहा, लेकिन बात किसकी हुई? पिछले 10 दिनों से रवि स्कूल नहीं आ रहा। अब ये जो पिछले 10 दिन जो हैं ये विस्तारक है, हमने विस्तार में उसके बारे में बताया। इस वाक्य में पिछले 10 दिन से विस्तारक है। ये 10 दिन से, 10 दिनों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया भी कितने दिनों से नहीं आ रहा। ये विस्तारक का काम करता है। जिस वाक्य में पूरे विस्तार से, पूरी डिटेल से बताया जाए उसको विस्तारक कहा जाता है। अब आता है वाक्यों का वर्गीकरण करने में 2 आधार हैं। वाक्यों को 2 भागों में आगे डिवाइड किया गया, 2 भागों में उसको विभक्त कर दिया गया। जैसे अर्थ के आधार पर, पहला भाग तो था उसका अर्थ के आधार पर, और दूसरा आया रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के आगे इन्होंने 8 प्रकार कर दिए, 8 भागों में उनको बांट दिया। पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे विधानवाचक के बारे में। विधानवाचक किसे कहा जाता है? इन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य बोध होता है। सिंपल सी बात होती है इसमें,
ठंडी हवा चल रही है, सिंपल सी बात है कि ठंडी हवा चल रही है। हमारा घर शास्त्री नगर में है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ ऐसा कुछ तोड़ मोड़ के या हाँ या ना वाली कोई बात नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है, उसको विधानवाचक कहा जाता है। इन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का सामान्य बोध होता है, सिंपल सी बात का हमें पता चलता है। दूसरा है निषेध। निषेध मीन्स ना आता है, जिसमें जहां पर नहीं का प्रयोग होता है। निषेध से ही अर्थ होता है ना का प्रयोग होना। इसमें किसी बात या कार्य के ना होने या करने का भाव प्रकट होता है। जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें भी आप अगर देखोगे कि नहीं का प्रयोग है, इसको नहीं का प्रयोग किया गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं का प्रयोग हुआ है। वह चल नहीं सकता, फिर अगेन नहीं का प्रयोग हुआ है। निषेध का मतलब ही नहीं से है, नेगेटिव। मैं कुछ कर सकता हूं, वो सिंपल सेंटेंस में आएगा। विधान में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नेगेटिव जहां नहीं आ जाता है वहां पर वो निषेधवाचक में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्न से सिंपल सी बात है, जहां पर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर प्रश्न है, उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। मेरी पुस्तक कहाँ है, वह क्या कर रहा है, यहां पर प्रश्न पूछा गया है दोनों वाक्यों में। इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। पहले मैंने बोल दिया कि प्रश्न से ही क्लियर हो जाता है कि जिसमें कुछ प्रश्न का कुछ पूछा जाए या प्रश्न हो, जिस वाक्य में प्रश्न हो उसको प्रश्नवाचक कहा जाता है। उसके बाद आता है संकेत। संकेत में है इशारा। क्रिया या बात होने या दूसरे पर निर्भर करता है, एक के बाद दूसरे का। अगर एक सेंटेंस है वो दूसरे पर निर्भर करेगा, वो दूसरे का संकेत देगा, एक दूसरे की ओर संकेत करते हैं दोनों वाक्य। पहला है इनमें एक क्रिया या बात का होना दूसरी क्रिया या बात पर निर्भर होता है। जैसे यदि वह जाता तो मैं चला जाता। अब एक यदि वह जाता तो वह जाता, मतलब अगर वो जाता तो ही वो दूसरा वाला भी जाता। उसने अपने बारे में बात की कि यदि वह जाता तो मैं चला जाता। अब ये बात अगर मैं सोचूं कि इतना सा छोड़ दूं, यदि वह जाता, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो किसी और संकेत कर रहा है। तो इधर है तो मैं चला जाता, तो के बाद भी अगर बात करते तो भी तो मैं चला जाता, इससे पहले क्या था जिसके बारे में बात हुई है, अधूरा है। एक दूसरे के बिना ये सेंटेंस अधूरा है, संकेत कर रहा है। यदि वह जाता तो मैं चला जाता। अब बात क्लियर है कि अगर दूसरा वाला बंदा जिसके बारे में बात की जा रही है वो जाता तो मैं उसके साथ चला जाता। परिश्रम करते तो उत्तीर्ण हो जाते। हम लोग भी आपको बहुत बार कहते हैं अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हम लोग आपको इस बारे में बार बार बताते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगर कोई बच्चा कम पढ़ता है, हम लोग कहते हैं कि हाँ बेटा अगर तू पढ़ लेता तो अच्छे नंबर आ जाते। एक बात का दूसरी बात पे डिपेंड हो जाता है। इस वाक्य में एक का दूसरे पर निर्भर हो जाना। परिश्रम करते तो उत्तीर्ण हो जाते। परिश्रम करते क्या, अगर इसको अकेले को देखूं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो उत्तीर्ण हो जाते ये भी, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर बोला जाएगा तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। फिर आता है संदेहवाचक, जहां पर साथ में शायद, हो सकता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। इन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे शायद उसने ये बात कही होगी, हो सकता है उसने ये बात कही होगी। शायद शब्द का प्रयोग हुआ, संदेह है, पक्के तौर पर नहीं पता। इन वाक्यों में संदेह पहले बताया गया कि संदेह के बारे में है। अब तक राकेश जा चुका होगा। अब यहां पर भी अब तक जो है वो संदेह के लिए भी हो सकता है वो अब तक जा चुका हो। नेक्स्ट है इच्छा। इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, बोलने वाले की इच्छा, उसकी शुभकामना, उसकी आशा आदि का बोध होता है। जिसमें उसकी इच्छा, उसकी आशा, उसकी शुभकामनाओं का बोध होता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे,
जितने भी आशीर्वाद होते हैं जो हम लोग देते हैं, जो बड़े वाले जो छोटे वालों को देते हैं आशीर्वाद, उनमें कहते हैं ना भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, आयु तुम्हारी लंबी आयु हो। तो इसमें जो इच्छा की जाती है, इच्छा है इसमें कि वो अगला बंदा जो आशीर्वाद दे रहा है वो क्या कर रहा है, वो इच्छा बता रहा है कि भगवान तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करे, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। तो ये उसकी इच्छा है। नया साल मंगलमय हो, ये उसकी शुभकामनाएं हैं। आशा करती हूँ कि तुम अच्छे नंबर लेकर पास होगे। इसमें आशा, उम्मीद, उसकी इच्छा है इसमें भी। उसके बाद आता है आज्ञावाचक। तुम आज्ञा में ज़रूरी नहीं है कि किसी से आज्ञा लेनी है तो ही उसको आज्ञा में रखा जाएगा, नहीं, किसी को ऑर्डर देना भी आज्ञा में ही आता है। तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, उसको यहाँ से जाने के लिए कहा है, उसको आज्ञा दी है कि तुम चले जाओ। इन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का भाव होता है। कोई शोर नहीं मचाएगा, ये सिंपल बात की गई है, लेकिन आज्ञा की जगह पर इसको ऑर्डर की तरह में दिया गया, सबको बोला गया ये काम करने के लिए। विस्मयवाचक, आहा कितना सुंदर दृश्य है। इन वाक्यों में हर्ष, खुशी, शोक, दुख का भी होता है या घृणा का भी बोध हो जाता है इसमें। हाय ये क्या हो गया, आहा कितना सुंदर दृश्य है, ओहो ये क्या हो गया। ऐसी बातों में जितने भी ये आह, ओहो, हाय, अरे, वाह, ये शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं ये किसके होते हैं, सारे के सारे विस्मयवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। अभी ये जो टेबल आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसको आपने अपनी कॉपी पे बनाना है।